हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को देख लिया था पिछली वीडियो में। आज हम पाषाण काल से शुरुआत करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल है, निसोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के मध्य को कहा जाता है और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य को कहा जाता है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य को नव पाषाण काल कहा जाता है। आगे है, पुरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल तथा उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो निम्न पुरा पाषाण काल जो है वो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य को निम्न पुरा पाषाण काल कहा जाता है और मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य को मध्य पुरा पाषाण काल कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य को उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट बुशरूट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरा पाषाण काल कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। अगला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत खंड जम्बू द्वीप का खंड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो जो सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी था जो होमो सेपियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा जो नर्मदा घाटी में स्थित है वहां से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वन लाइनर फैक्ट के बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराने वाली हूं, तो कृपया हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो स्टोन एज पाषाण काल को ही प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तो प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो वो था कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है, जो जिसका काल है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य। तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज था जौ। अगला है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज के नाम से जाना जाता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल, यहाँ स्थल दिए हुए हैं और राज्य हैं और प्राप्त जो साक्ष्य मिले हुए हैं उन्हें दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। इनाम गांव ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? इनाम गांव से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है। और यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दायमाबाद से मिला है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। नौदा टोली। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। इसका उत्खनन किनके द्वारा किया गया है? तो नौदा टोली का उत्खनन किया गया है HD सांकलिया द्वारा। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ चित्रित काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड मतलब होते हैं मिट्टी के बर्तन। आगे बढ़ते हैं। नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से क्या मिला है? तो पटसन का प्रथम साक्ष्य, पटसन मीन्स कपास, और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नेवासा से प्राप्त हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ताम्रवती ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है काले मिट्टी के बर्तन वो सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने किया था। और कब किया था? तो 1865 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत की किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो वो मिले हैं भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता है। तो कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबल जो टूल्स हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल है महदहा और सराय नाहर राय। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो आधुनिक मानव जो है वो जो होमो सैपियंस है
उसका प्रादुर्भाव हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये हुए मध्य पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए थे मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण मिला है शिवालिक पहाड़ी से। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़ से। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी निर्मित उपकरण जो है वो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुत्कागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी, ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नवपाषाण कालीन स्थल। यहाँ स्थल और यहाँ राज्य दिए हुए हैं। दोस्तों वैसे ये राज्य नहीं, ये साक्ष्य होना चाहिए था। तो ये स्थल हैं और ये साक्ष्य हैं कि इस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो आइए देखते हैं। बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है, वहां से हमें कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गुफ कराल जो कश्मीर में ही स्थित है, यहाँ हमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। महदहा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा, यहाँ पशु बाड़ा होना चाहिए, पशु बाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? महदहा उत्तर प्रदेश से। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं महदहा से। अगला देखते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। मतलब कोल्डी हवा में जो धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं। पूरे विश्व में धान की खेती सबसे पहले कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। संगनकल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। पिकलीहल जो कर्नाटक में स्थित है और संगनकल्लू भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो पिकलीहल कर्नाटक में क्या मिला है? तो यहाँ मिला है राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। सारूतारू असम, सारूतारू कहाँ स्थित है? तो वो असम में स्थित है और यहाँ से क्या मिला है? गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित है। नेक्स्ट है दाओजली भी असम में स्थित है। सारूतारू असम और दाओजली असम, ये दोनों असम में स्थित हैं और यहाँ से हमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदाटोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो नौदाटोली नामक जो ताम्रपाषाणिक स्थल है उसका उत्खनन किन्होंने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था।
नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे हड़प्पा सभ्यता के काल में रखा जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा नामक जो पुरा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जो अपठनीय है। आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। यहाँ खुदाई हुई है तभी हमें पता चला है कि यहाँ कोई सभ्यता विकसित थी पहले। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ही मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। अगला है सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वो कहाँ है? वो कालीबंगा में स्थित है, जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ से लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो हरियाणा में स्थित है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली कहाँ है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है धौलावीरा? तो धौलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है वो धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो हड़प्पा कालीन जो मुहर हैं उनका आकार वर्गाकार है, वो ऐसे हैं। अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि है वो उसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में किया गया था। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और सिंधु सभ्यता कौन से नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर प्राप्त हुई थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। और आर्यों की सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए मृद भांड हैं वो बताते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आर्यों से पहले की सभ्यता थी। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से ही भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी उनका निर्माण सेल खड़ी से किया जाता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सीमा को बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर महाराष्ट्र में दैमाबाद तक विकसित थी और पाकिस्तान बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर से लेकर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक विस्तृत थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सीमा है जो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र और पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश तक विकसित थी। आगे बढ़ते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोथल को। और लोथल में क्या मिला है? तो इसके पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हड़प्पा कालीन स्थल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ स्थल है, उत्खनन करता है, कौन से वर्ष में उत्खनन हुआ था, कौन सी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर माधव स्वरूप वत्स इसके हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं। कौन सा वर्ष में उत्खनन हुआ था? तो 1921 में उत्खनन किया गया था। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ प्राप्त साक्ष्य हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति है, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ये हड़प्पा से मिला है जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। और कौन से वर्ष में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था? तो 1921 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। वर्ष है 1922। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या क्या मिला था? तो यहाँ से विशाल स्नानागार मिला था, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। राखलदास बनर्जी और मार्टिमल व्हीलर जो है इसके उत्खनन करता है और इसका उत्खनन 1922 में किया गया है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। इसके जो उत्खनन करते हैं वो रंगनाथ राव है। 1955 एवं 1962 में लोथल का उत्खनन किया गया था। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो है गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं जो अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। उत्खनन करता है रंगनाथ राव और वर्ष है 1955 और 1962। आगे बढ़ते हैं। चनहुदड़ो का उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके व एनजी मजुमदार।
वर्ष है 1931 में इसका उत्खनन किया गया था। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या मिला है? चंदहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर प्राप्त हुई है। कहाँ से? चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई है, जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार। वर्ष है 1931 और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंदहुदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर और वर्ष है 1953 और 1960 में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंट है, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली। ये कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। उत्खनन करता है सूरज भान। उत्खनन का वर्ष है 1969 और नदी है घग्गर नदी। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी, खैरपुर, पाकिस्तान। तो कोट दीजी कहाँ स्थित है? खैरपुर, पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है धुर्वे एवं फजल अहमद खान। उत्खनन का वर्ष है 1935 और 1955 में इसकी खुदाई की गई थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है और यहाँ ये हो जाएगा कच्चे ईंट के मकान व चूल्हे मिले हैं। कहाँ से? कहाँ मिले हैं? कोट दीजी, पाकिस्तान से मिले हैं। कौन से वर्ष में उत्खनन किया गया था? 1935 और 1955 में किया गया था। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है कोट दीजी? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बनावली, हिसार, हरियाणा। बनावली भी हिसार हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट और उत्खनन का वर्ष है 1973। 1973 में बनावली की खुदाई की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है रोपण, रूपनगर, पंजाब। रोपण कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। इसके उत्खनन करता है यज्ञ दत्त शर्मा। उत्खनन का वर्ष है 1955 और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। अगला है रंगपुर, जो काठियावाड़, गुजरात में स्थित है। उत्खनन करता है एस.आर. राव। उत्खनन का वर्ष 1954 और ये नदी है भादर और मादर नदी। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो ज्वार और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, नालियां मिली हैं, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं और धान की भूसी मिली है। कहाँ से मिले हैं? ये सब रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात से मिले हैं। अगला है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो वो मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खनन करता है यज्ञ दत्त शर्मा। उत्खनन का वर्ष है 1958 और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। कौन है उत्खनन करता? ऑरेंज स्टाइन है और जॉर्ज डेल्स हैं। उत्खनन का वर्ष है 1927 व 1962। सुतकांगे डोर को ऑरेंज स्टाइन ने 1927 में खोदा था तथा जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसका उत्खनन किया था। और ये डास्क नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य और बंदरगाह। ये सुतकांगे डोर बलूचिस्तान से मिला है। अगला है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके उत्खनन करता है जगपति जोशी और उत्खनन का वर्ष है 1982। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य हैं चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाड़ाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मांडा से। अगला है
सूचकांकोह जॉर्ज डेल्स इसका उत्खनन करता है। उत्खनन का वर्ष 1962 है और ये शादी कौर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात। सुरकोटदा गुजरात, इसके उत्खननकर्ता भी जगपति जोशी हैं। इसका उत्खनन वर्ष 1964। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो कलश, समाधान है, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम क्या होता था? तो वस्तुओं विनिमय प्रणाली थी। कुछ वस्तु देने से कुछ वस्तु प्राप्त की जा सकती थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय प्राचीन इतिहास में वैदिक काल को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।